राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीटी खातर है। इस क्लास में हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, हरियाणा जीके, नेशनल जीके सारी चीजों का समावेश होगा। तो सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन खालिस्तान मंत्रालय की योजना है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की एक योजना है कि तारीख थी 25 जून की। 25 जून 2015 की वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी कि हिंदुस्तान के 100 शहर जो है 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का काम किया जाएगा। इस 100 स्मार्ट शहरों का मतलब यहां पर क्या है कि इन शहरों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं जो है सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। ऋतु मोहन इतिहास सब कुछ, थैंक यू। तो ये मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया जाएगा, ऐसा मिशन नरेंद्र मोदी सरकार ने चलाया था। उसके बाद हरियाणा प्रदेश जो हरियाणा के भी कई शहरों को, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, अंबाला है, पानीपत है, इनको जोड़ने का काम किया था। बाद में जो करनाल है सीएम सिटी, उसको भी बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा जोड़ने का काम किया गया था। वर्तमान समय में मुख्य रूप से जो स्मार्ट सिटी है दो है, हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद। गुड़गांव में ये सारी की सारी सुविधाएं क्या है, पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, ये चीज आपने, इतनी सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी। तो ये जो मंत्रालय जो है कौन सा है, वो है शहरी विकास मंत्रालय जो है। किस मंत्रालय की योजना है ये? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय की योजना है। और वर्तमान समय में इस ये जो मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय का प्रमुख यानी मंत्री इसका कौन है, तो याद रखना हरदीप पुरी जो है वर्तमान समय में केंद्रीय आवास मंत्री हैं भारत के। ठीक है, केंद्रीय आवास मंत्री कौन है? हरदीप पुरी हैं। तो स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 में हुई थी। मंत्री कौन है? हरदीप पुरी है। बस ये बात याद रखनी, शहरी विकास जो है मंत्रालय जो है, इसकी ये परियोजना है। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है, याद हो जाओगी। चलो भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल भाई सीटी का स्पेशल एमसीक्यू बैच लीसो ऐप के ऊपर चले उड़ा है। सिर्फ 199 रुपए में पूरे के पूरे 5 महीने लाइव बैच मिलेगा अपना, तो वो बैच आप देख सको। राष्ट्रीय ई शासन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? 2021 में, 2004 के अंदर, 2005 के अंदर, 2015 के अंदर। ई शासन का मतलब यहाँ पर क्या है, जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सारी की सारी योजनाओं का डिजिटलकरण करके, यानी मेरा कहने का मतलब है सारी की सारी जो योजना है, पहले जो कागज स्याही जो होती थी, यानी कोई भी फाइल लेके आप किसी ऑफिस में जमा करावा, उसके बाद में उसके ऊपर अधिकारी एक्शन लेोगे, वो चीज छोड़ करके सीधी डायरेक्ट ऑनलाइन सारा सिस्टम कर दिया जाए। तो ई शासन योजना जो है, इस योजना कब शुरू हुई थी? तो योजना 21, 4, 5 या फिर 15 कमेंट करके बताएगा कोई भी। एक गलत उत्तर है, 18 मई 2006 वो तारीख थी। 18 मई 2006 वो तारीख थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो कांग्रेस की जो यूपीए नीति सरकार थी, उसकी पहली पारी के अंदर 18 मई 2006 को एक योजना शुरू करी गई थी। योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय ई शासन योजना। ठीक है, 2015 2021 गलत है। तो 18 मई 2006 वो तारीख थी जब राष्ट्रीय ई शासन योजना को हिंदुस्तान के अंदर लागू करने का काम किया गया था। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना जो है कब प्रारंभ की गई? यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहां पर नारियों का सम्मान किया जाता है वहां पर देवता निवास करते हैं, ऐसी हिंदुस्तान की कल्पना। लेकिन आज मेरे देश का दुर्भाग्य, सरपंच के इलेक्शन आ गए, बहू ना खड़ी कर देंगे, अच्छा सुथरा पोस्टर छपवा देंगे, उसका नीचे नो लिखाओगे आप पे की बहू वाला का फोटो को नीचे है युवा दिलों की धड़कन। अच्छा जुलूम हो रहा बेटा का। तो देवी रक्षक योजना 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2005 या फिर 15 अगस्त 2004, इनमें से देवी रक्षक योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर 2003। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2 अक्टूबर 2003 को जो है देवी रक्षक योजना शुरू हुई थी। देखिए समय किसी का नहीं होता, समय के एक राज्य के लाइन थी सुरजेवा स्त्रियां के दादा लक्ष्मी के एक लाइन है, टेम बिरानी के एक राय थे। जिस टाइम पर ओम प्रकाश चौटाला को दूसरी बार अब सजा हुई ना 4 साल की, एकला कुर्सी पे बैठा था और देख कर मतलब एक बोलता सारी चीज सारा हरियाणा क्या करता है। लेकिन समय की बात है, 2 अक्टूबर 2003 को जब चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते, तब देवी रक्षक योजना जो थी वो प्रारंभ करने का काम किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य आपके द्वार, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना जो है, इस योजना को कब शुरू किया गया था? स्वास्थ्य आपके द्वार, इसको कब शुरू किया गया था? स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की थी? 2002, 2003, 2004 या फिर 2005? स्वास्थ्य आपके द्वार बताइए शहबाज। दो 2004, 2005, गरिमा पांचाल बताइए शहबाज। स्वास्थ्य आपके द्वार, 2-3 चीजें बता दी हूं। मानव विकास सूचकांक, देखो एक सूचकांक है मानव विकास सूचकांक,
ठीक है। मानव विकास सूचकांक जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले नंबर के ऊपर जो राज्य रहा है वो राज्य रहा है केरल। और अब आपको नंबर बताना है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में हरियाणा प्रदेश का नंबर कौन सा है। तो याद रखना है हरियाणा प्रदेश का नंबर है 13, यानी मानव विकास सूचकांक के अंदर हरियाणा का नंबर कौन सा है, 13वां नंबर है। अभी नीति आयोग के द्वारा एक स्वास्थ्य सूचकांक जारी करा गया था 2021 के अंदर, तो स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर जो था पहला नंबर पर, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे देश में सबसे बढ़िया कौन सा राज्य में है, तो पहला नंबर केरल का था और हरियाणा प्रदेश का नंबर स्वास्थ्य सूचकांक के मामले में 11वां नंबर है। ठीक है, मानव सूचकांक के मामले में 13वां नंबर है, स्वास्थ्य के मामले में आप याद रखना कौन सा है, तो स्वास्थ्य के मामले में 11वां नंबर है। अगर आप बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के अंदर, तो हरियाणा प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय के अंदर जो है याद रखना पूरे देश में दूसरा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश का दूसरा स्थान है। नो पूछा कि हरियाणा के कौन से जिले में सब तक गणी प्रति व्यक्ति आय है, तो आपने याद रखना हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुड़गांव जो है, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, सबसे थोड़ी प्रति व्यक्ति आय को आपसे पूछो तो नूह के अंदर सबसे कम जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। अब फटाफट इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी करके मेरे को दे दीजिएगा, बताइएगा शाबाश। 2-3 प्रोग्राम है वो आपको बता देता हूं। एक कार्यक्रम चलाया गया था, कार्यक्रम का नाम है परिवार कल्याण योजना। ठीक है, परिवार कल्याण योजना जब देश आजाद हुआ तो 1952 के अंदर जो है परिवार कल्याण योजना जो है इसको चलाने का काम किया गया था। याद रखना 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, परिवार कल्याण योजना 1952 के अंदर जो है इस योजना को शुरू किया गया था, परिवार कल्याण योजना 1952 के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और कार्यक्रम था 1976-77 के अंदर चला गया था, दृष्टि कार्यक्रम हरियाणा के अंदर। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है दृष्टि कार्यक्रम। दृष्टि कार्यक्रम जो है 1977-1978 के दौरान दृष्टि कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाया गया था। ठीक है, 77-78 के अंदर। तो याद रखना है 1 नवंबर 2003 को ये योजना शुरू करी गई थी। 1 नवंबर 2003 को जो है स्वास्थ्य आपके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 4-5 बात इसकी याद रखनी है। पहली की है स्वास्थ्य आपके द्वारा योजना 1 नवंबर 2003 को चलाई गई थी। स्वास्थ्य सूचकांक के अंदर पहला नंबर केरल का है, हरियाणा प्रदेश का नंबर 11वां है। मानव विकास सूचकांक के अंदर केरल का पहला नंबर, हरियाणा का 13वां नंबर है। परिवार कल्याण योजना 1952 के अंदर चलाई गई थी। बस इतनी सी चीज आपने याद रखनी है। सीईटी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, यह बात पूछ रही है कि दिल्ली एनसीआर जो है इसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, यह बात पूछ रही है। रोहतक, सोनीपत, करनाल, रोहतक जींद करनाल, रोहतक झज्जर जींद या फिर रोहतक झज्जर मेवात। आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो यो है एनसीआर जो है एनसीआर, देखो एनसीआर के अंतर्गत 2-3 चीजें ध्यान रखनी है अपन। एनसीआर में 3 राज्य हैं जिसकी जमीन नाम है उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान। ठीक है, ये 3 जिले राज्य हैं जिनके उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, हरियाणा प्रदेश के 14 जिले हैं और भरतपुर और अलवर 2 जिले राजस्थान के हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है ये जो सारे के सारे ये जिले जो है ये जिले आए किसके अंदर आए हैं, एनसीआर के अंदर आए हैं। ठीक है, अब अपना सिर्फ मतलब है अपना हरियाणा तक और किसी तो मतलब कौन। तो हरियाणा प्रदेश के कितने जिले आओ, तो हरियाणा प्रदेश के 14 जिले आओ, भरतपुर अलवर 2 राजस्थान के आओ। ठीक है, तो अपना हरियाणा प्रदेश जो है हरियाणा प्रदेश के कितने जिले आओ, तो हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के अंदर आओ हैं। तो बच गए कितने, अगर 14 आओ तो कितने बच गए, 8 बच गए। ठीक है, 14 बच गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। सिर्फ आपने उन 8 जिला के नाम ही याद रखने हैं। ठीक है, 14 जिले बिल्कुल 57% हिस्सा जो है हरियाणा प्रदेश का वो क्षेत्रफल का, यानी 57% हिस्सा हरियाणा का जो है किसके अंदर आओ है, एनसीआर के अंदर आओ है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आओ है। 25,327 अगर वर्ग किलोमीटर में आपसे पूछा है तो 57% हो गया। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो 25,327 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 25,327 वर्ग किलोमीटर हिस्सा एनसीआर के अंदर आओ है। जैसे 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है। जे कोई नो पूछ ले कि क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल आओ, तो याद रखना 25,327 वर्ग किलोमीटर जो है 25,327 वर्ग किलोमीटर है। यो क्षेत्र किसके अंदर आओ, एनसीआर के अंदर आओ है। 14 जिले हरियाणा प्रदेश के एनसीआर के अंदर आओ है। नु देखो कौन से जिले को नहीं आंदे, दिल्ली तो दूर जानते जाओगे वो सारे के सारे जिले हटते जाओगे, ऊपर तो लग जाओ सीधे सीधे। 3 जिले ऊपर वाले चोटी वाले कौन से को नहीं आंदे, यमुनानगर का पास में पीकेएल पंचकूला, उसका पास में अंबाला हो गया। ठीक है, अंबाला के बाद में नीचे आ जाओ कुरुक्षेत्र के बाद नीचे आ जाओ कैथल हो गया, और उसके बाद में आ जाओ हमारा हिसार जिला आ जाओ, और हिसार के बिल्कुल ठीक बगल में है
फतेहाबाद और फतेहाबाद का बिल्कुल बगल में कौन सा हो गया, सिरसा जिला हो गया। ठीक है, 8 हो गए होंगे शायद ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जिले हैं जो एनसीआर में कौन आंदे। इस तन्यारे जो जिले बच गए ना सारे के सारे क्या माओ, वो सारे के सारे एनसीआर के अंदर आओ। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है मन लगा सारे के सारे गलत उत्तर दे रखे हैं इसमें, या ठीक है कौन सा है। देखो यमुनानगर पंचकुला इनमें कौन से में कौन, अंबाला भी कौन से में, कुरुक्षेत्र है कौन सा में, कुरुक्षेत्र भी कौन से में, कैथल भी कौन किसी में, ना हिसार ना फतेहाबाद ना सिरसा। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। रोहतक से राम राम भाई, सभी को राम राम। ठीक है, भावना बी कह रहे हैं, ऑप्शन क्या होगा। अतुल कुमार आप 96,099 17,000 पे बात कर लो, फीस 2 बार कट गई तो रिटर्न हो जाओगी। बिल्कुल, ये सारे के सारे एनसीआर में शामिल हैं। बात समझिए, 25,327 वर्ग किलोमीटर, 57% हिस्सा है। 14 जिले एनसीआर में है, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इनको छोड़ करके सारे के सारे जो है, सारा का सारा मामला जो है किसके अंदर आओ है, सारा का सारा एनसीआर के अंदर आओ है। यह चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो एनसीआर तो हो गया दिल्ली के आसपास का हो गया। अब एनसीआर की तर्ज पर देश के अंदर जो है अलग अलग जो जिले हैं उनका विकास करने खातिर एक प्रोग्राम चला गया था, कार्यक्रम चला गया था। ठीक है, और वो जो है उस प्रोग्राम का नाम है काउंटर मैग्नेट। क्या नाम है, काउंटर मैग्नेट। ठीक है, काउंटर मैग्नेट, काउंटर मैग्नेट। तो काउंटर मैग्नेट के अंदर जो है, यानी लिख लीजिए इस लाइन को, यानी काउंटर मैग्नेट के है कि एनसीआर की तर्ज पर देश के अन्य जिलों का विकास करवाने के लिए काउंटर मैग्नेट क्षेत्र की स्थापना करी गई थी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है नुए। और इसके अंदर जो है भारत के टोटल 9 जिलों को शामिल किया गया है। और काउंटर मैग्नेट क्षेत्र के अंदर हरियाणा प्रदेश के टोटल 2 जिले हैं, और वो दोनों जिले अपन याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, जींद एनसीआर में आओ है भाई, बताओ साहब काउंटर मैग्नेट के अंदर हरियाणा के 2 जिले कौन से आओ हैं। तो याद रखना है, जो एनसीआर में नहीं आओगे वहीं आओगे 2 जिले, हिसार है और दूसरा काउंटर मैग्नेट के अंदर कौन सा होगा, तो एक है अंबाला जिला। तो 2 जिले हैं, टोटल देश के 9 जिले हैं, 9 मतलब 2 अपना हरियाणा के हैं जो काउंटर मैग्नेट क्षेत्र क्या है। बात समझ में आ गई, काउंटर मैग्नेट क्षेत्र यानी जिस तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर 14 जिले हरियाणा प्रदेश के उनकी तर्ज पर देश के अन्य जिलों का विकास करवाने खातिर काउंटर मैग्नेट क्षेत्र बनाया गया है। और उसमें टोटल भारत के 9 जिले हैं, 9 जिले मतलब 2 जिले हरियाणा प्रदेश के हैं। हरियाणा के कौन से हैं, हिसार और अंबाला। नु पूछ रहे एनसीआर में कितने जिले आओ, 14। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में कितने आओ, तो 2 आओ हैं, देश के 9 है। बस यह चीज आपने ध्यान रखनी है, हिसार और अंबाला। और तक समझ में आ गया तो फटाफट ओके लिख के भेज दीजिएगा जल्दी जल्दी से, शाबाश। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपने फिर एक बार रिपीट करवा दूं, यानी जो है 25,327 वर्ग किलोमीटर है, 57% हिस्सा है, 14 जिले हैं, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। ये जिले 8 को न्यान बच दे, 14 सारा के सारे आएंगे। काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में भारत के 9 जिले हैं, हरियाणा के 2 हैं, हिसार और अंबाला। बस इतनी सी बात याद रखनी। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख पूछ रहे क्या, कौन हो है राज्य का। ठीक है, तो कौन हो है, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव यारा से राम 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 भाई, बताइए शाबाश फटाफट कमेंट करके। अरे पानी ले रहे हम, देख लेना वो गिलास में के ले रहे हैं, 50 कमेंट कर लिए। राम राम भाई, शाबाश। चलो भाई देखो, सीएम गलत है भाई, संवैधानिक लिख रखा है। संवैधानिक का मतलब क्या है, जहां भी जरा भी संवैधानिक शब्द आपने मिलेगा तो ध्यान रखना, आपने वो व्यक्ति जनता के द्वारा चुना हुआ आपको नहीं मिलेगा। 99% जनता के द्वारा चुनोड़ा कौन पावा आपने, जरा भी क्या शब्द आ जाए, संवैधानिक शब्द आ जाए। ठीक है, तो हरियाणा देखिए, और हरियाणा देकर उलझा दिया, या कोई भी राज्य हो, प्रत्येक राज्य का जो है राज्यपाल जो है वो क्या होगा, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। जैसे भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद है। हरियाणा के कौन, 18वें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, और राज्यपाल का जिक्र जो है, राज्यपाल का जिक्र भारत के संविधान के भाग कौन से भाग के अंदर, तो भाग 6 के अंदर जो है किसका जिक्र है, तो भाग 6 के अंदर जो है राज्यपाल का जिक्र है भारत के संविधान के अंतर्गत। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करने का काम करता है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन हो गया, राज्यपाल आ गया, देश का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख लोक नाट्य पूछ रहे क्या, कौन सा है, सांग, रागनी, गिद्दा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
हरियाणा प्रदेश का प्रमुख लोक नाट्य पूछ रखा है, सांग, रागनी, गिद्दा या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए कि हरियाणा प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है। याद करिए, जब हम सांग परंपरा को पढ़ने का काम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजों का जिक्र आता है। जिक्र कृष्णलाल भाट का भी आया है, और कृष्णलाल भाट के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जब आप हरियाणा के इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ने का काम करते हो तो वहां एक शख्स का नाम मिलता है जिसका नाम है बिहारी लाल। ठीक है, ये पेपर की दृष्टि से मैं नहीं बता रहा, लेकिन आपकी जानकारी बड़े इस चीज खातिर आपने बताऊं, एक बंदा है जिसका नाम क्या है, बिहारी लाल। ऐसा माना जाता है कि बिहारी लाल वो पहला शख्स था जिसने सबसे पहले 1206 के अंदर रेवाड़ी के अंदर सांगों की शुरुआत करी थी। अब पेपर में आ जाओ तो आपने करना क्या है, आपने दिखाना है 1730 किशनलाल भाट। ठीक है, 1730 किशनलाल भाट आपने दिखाना है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी। ठीक है, पेपर में आ जाओ तो 1730 किशनलाल भाट आपने दिखाना है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सही तौर के ऊपर, क्योंकि वो चीज नाम दर्ज नहीं हुआ, इसके कारण जो 1206 के अंदर बिहारी लाल ने सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर सांगों का जिक्र किया था। सांग राजा रतन सेन का नाम आपने सुना होगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, और उस अभिलेख के अंदर जो है 14वीं शताब्दी का अभिलेख है, 14वीं शताब्दी का। और सांग राजा रतन सेन जो है, सांग राजा रतन सेन जो है, इसके इस ग्रंथ के अंदर जो सांग का जिक्र है। आधुनिक सांग पूछ लियो, नहीं मान लिया आधुनिक रूप से सांगों की शुरुआत कब हुई है, तो याद रखना 1730 में हुई है। लेकिन सबसे पहली बार सांग जो है बिहारी लाल ने शुरू किया था, कड़क रहा था, आपने याद रखना है 1206 के अंदर रेवाड़ी जिले के अंदर जो सबसे पहले सांग शुरू किया गया था 1206 रेवाड़ी के अंदर। आधुनिक सांग पूछ लियो तो 1730 के अंदर मेरठ के अंदर किशनलाल भाट ने इसको वो किया था। उसके बाद में हरियाणा प्रदेश के अंदर सांगों को फैलाने का काम शेरी खांडा गांव जिला सोनीपत छाजूराम के शिष्य थे पंडित दीपचंद। दीपचंद को जो है हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास दीपचंद छाजूराम के शिष्य थे, शेरी खांडा गांव है। उन्होंने इस सांग को लोकप्रियता को आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद में एक शख्स हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका नाम है अहमद बख्श। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये नाम आपने याद रखना है, अहमद बख्श। ठीक है, अहमद बख्श जो था, इसने अहमद बख्श सांगी था, अहमद बख्श थानेश्वरी है इसका पूरा नाम। ठीक है, अहमद बख्श थानेश्वरी, थानेसर का था। इस बंदे ने क्या किया था, रामायण का कोरवी भाषा के अंदर मंचन करने का काम किया था। रामायण, ठीक है, रामायण कोरवी कह लो चाहे खड़ी बोली कह दो, रामायण तो संस्कृत में चौपाइया है रामायण में तो, लेकिन उन संस्कृत की चौपाइयों को हमारी जो खड़ी बोली जो है, खासतौर पर जिला हिसार है या फिर रोहतक और जींद, इसमें खड़ी बोली में खासतौर पर आप कैसे कहा, उस बोली के अंदर जो था मंचन करने का काम किया था किसने, अहमद बख्श थानेश्वरी ने। यानी कोरवी बोली कह लो या फिर खड़ी बोली कह लो, बात एक है। यानी रामायण का कोरवी के अंदर किस बंदे ने मंचन करने का काम किया था पहली बार, तो याद रखना रामायण का अहमद बख्श थानेश्वरी सांगी था, उसने रामायण का पहली बार जो था कोरवी के अंदर मंचन करने का काम किया था। सांग जो है, सांग की शुरुआत कौन से नृत्य से होती है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा मेरे को। सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है, बताओ शाबाश फटाफट भाई। लीसो ऐप के ऊपर 10 तारीख से 10 जून से दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच शुरू होगा, थ्योरेटिकल बैच होगा, सारे सब्जेक्ट 9 के 9 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे। बताओगा कोई, सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए, गूंगा धमोड़ा नृत्य, गूंगा धमोड़ा नृत्य, गूंगा धमोड़ा नृत्य, गूंगा धमोड़ा नृत्य मतलब क्या है, सांगी देखे जब अपना ढोलकी बजाओगे और जो अन्य जो क्या बोले अगर उपकरण जो ले रहे हैं वह मैं बजाऊंगे सिर्फ और सिर्फ, और गाँव कुछ को नहीं। और जो सांग में लेडीज कपड़े पहने हुए है, बड़ा रकाना जो है वह क्या करेंगे, नाचेंगे। सांग में जो प्रमुख व्यक्ति वो बेड़ेबंद वो है, बेड़ेबंद जो कर फिल्मा में एक्टर हो है ना, जो वो सांग का मुख्य किरदार हो बेड़ेबंद। और जो अपोजिट में हो, जो कर फिल्मा में हीरो का अपोजिट में हीरोइन हो है, तो सांग में भी एक नायक हो है, उसका अपोजिट में एक नायिका हो है, और नायिका को क्या कहा जाओ है, नायिका को बड़ा रकाना कहा जाओ है, बड़ा रकाना। ठीक है, बड़ा रकाना। आज सांग के बारे में बहुत सारी चीजें नई बताई है आपको। बिहारी लाल 1206 के अंदर रेवाड़ी में हरियाणा का सबसे पहला सांगी था। आधुनिक सांगों की शुरुआत मेरठ से किशनलाल भाट ने 1730 में करी थी। लाडवा में 14वीं शताब्दी का ग्रंथ मिला, राजा रतन सेन का उसमें जिक्र है। अहमद बख्श थानेश्वरी वो सांगी था जिसने रामायण का कोरवी भाषा में मंचन किया था। सांग की शुरुआत कौन से नृत्य से हो, तो याद रखना गूंगा दमोड़ा नृत्य से सांग की शुरुआत हो है। सांग का जो मुख्य पात्र होता है, जो बेड़ेबंद बोला जाए उसको, और जो अपोजिट में जो हीरोइन जो है उसको क्या बोला जाओ है, तो उसको बड़ा रकाना बोला जाओ है। तो हरियाणा प्रदेश का प्रमुख या फिर राजकीय नृत्य कोई आपसे पूछता तो वो कौन सा हो गया, सांग हो जाएगा। ठीक है, सांग।
हरियाणा में पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाने वाली बारीक सूत की मोटी चादर को क्या कहते हैं? बताओ शहबाज, जो पहले ही बताओगा उसका फटाफट नाम लूंगा। बताओ जल्दी जल्दी। पुरुषों द्वारा ओढ़ी जाने वाली मोटी चादर है, इस चादर का नाम बताना अपना क्यों है भाई। रोज सांझ 8 बजे क्लास हो है। बिल्कुल, दादा लक्ष्मी चंद का सबसे सफल सॉन्ग था शीला सिठानी का, और यो एकमात्र ऐसा सॉन्ग था जिसमें दादा लक्ष्मी लेडीज रोल कराया करता और गजब का जचा करता। पुराने बुजुर्ग बताओ कि साड़ी पहन के दादा लक्ष्मी जब स्टेज पर आ करता तो बहुत गजब का जचा करता। बी 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 बी। मुझे इस प्रश्न में संशय लग रहा है, केस शायद नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, एक बार आप कंफर्म करना इसको, कल इस प्रश्न के ऊपर डिस्कशन कराएंगे आप। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप मेरे को। वामन कुंड किस जिले के अंदर अवस्थित है? फटाफट बताओ से बस। वामन कुंड का जिक्र हो रहा है, देखो कैथल के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, अंबाड़ा के अंदर है, जींद के अंदर है। वामन कुंड का और जिक्र हो रहा है। देखो वामन कुंड का जब आप जिक्र करा तो एक चीज ध्यान रखनी है, एक पुराण है जिस पुराण का नाम क्या है? वामन पुराण है। ठीक है, वामन पुराण के अंदर हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का जिक्र है, नदियों का जिक्र है। वामन पुराण जो था, वामन पुराण ऐसी मान्यता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वामन पुराण के अकॉर्डिंग वनों की संख्या कितनी थी? 7 वन हुआ करते। ठीक है, वामन पुराण के अंदर जो है कैथल कैथल कैथल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो वामन, फिर मैं रहने दूं आज पढ़ाने बताने की, तो हमने बताया तो दिया है। देखो वामन पुराण के अकॉर्डिंग जो थे हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने हुआ करते? 7 वन हुआ करते वामन पुराण के अकॉर्डिंग। ठीक है, काम्यक, सूर्य, अदिति, मधु। ठीक है, देखो इब जिक्र अपना सिर्फ दोहर होगा भाई उसका, 9 नदियां 7 वो दोहर होगा। ठीक है, वकीला खान उत्तर गलत है आपका। ठीक है, दोहर होगा। दोहर होगा। एक दो तीन चार पांच छह, कौन सा रह गया? सीत वन रह गया। ठीक है, देखो ये 7 वन थे, 9 नदियां थी, यानी वामन पुराण में कितने वनों का जिक्र किया गया है? 7 है। केफ और कौशिक, वामन कुंड कड़ा है, बता फिर। केफ और कौशिक बता। ठीक है, 7 नदियां, 7 वनों का जिक्र है, काम्यक, सूर्य, अदिति, मधु, व्यास, फाल्की, सीत, ये 7 वन बताए गए हैं। इन 7 वना में से एक वन है जिस वन का नाम है अदिति वन। ठीक है, वामन कुंड के उपरांत लग रहा हूं मैं भाई, सारे ये वो है बिल्कुल। हाँ, सूर्य, व्यास, अदिति, फल्की, मधु, शीत, बिल्कुल सारे के सारे हैं। चलो अब देखो, पूरे कहने का मतलब क्या है मेरा, इस इन 7 में एक वन है जिस वन का नाम क्या है? अदिति। ठीक है, और इसी आदिति वन के अंदर एक गांव है, गांव का नाम है आमीन गांव। यो आमीन गांव जो है इसी आदिति वन के अंदर आया करता। बात समझ में आएगी? करता शुरू करिए अपन वामन पुराण तक बात शुरू करिए। ठीक है, वामन पुराण तक शुरू कर दी। वामन पुराण जो है, वामन पुराण में 7 वनों का जिक्र है, काम्यक, सूर्य, आदिति, मधु, व्यास, फाल्की, सीत। ठीक है, इसमें तो एक वन ठहलिया अपन आदिति। आदिति वन में एक गांव आया करता आमीन, जिसके अंदर महाभारत के युद्ध के अंदर अभिमन्यु की हत्या की गई थी, उसी चीज का जिक्र मैं कर रहा हूं। ठीक है, उसके अंदर जो था आमीन गांव आया करता। बात समझ में आ गई? अब इस आमीन जो जगह, जो इस आमीन के पास के अंदर कुछ कुंड है, और वो कुंड जो है आदिति कुंड है, जलघर है, वामन कुंड है। वामन कुंड, जलघर, सोम तीर्थ, ये सारे के सारे कुंड जो है किसके नजदीक है? आमीन गांव के नजदीक है। किसके नजदीक है? आमीन गांव के सारे नजदीक। ठीक है, वामन कुंड, आदित्य कुंड, तो वो याद रखना है। और वो गांव किसके आसपास है? ये वन जो था कड़ा था, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा। बात समझ में आएगी? ठीक है, तो याद हो जाओगी कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, तो वामन कुंड किस जिले के अंदर स्थित है? तो याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। वामन पुराण में 7 वनों का जिक्र किया गया था। जोगी गीत गाने के लिए कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया करते थे? यूनिक दीपक, अभी मेरी कोई बुक नहीं है, हरियाणा जीके की बुक लगभग पूरी हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको देने का काम करूंगा। बताओ शाबाश, भावना के बताना, बोल बेटा। जोगी गीत गाने के लिए सहनाई, बीन, सारंगी या फिर ढोलक किसका प्रयोग किया करते थे?
देखो भारत का जो शास्त्रीय संगीत जो है वो सारंगी का प्रयोग किया करते थे। सारंगी जो है शास्त्रीय संगीत की एक विधा है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत को प्रदर्शित करने का काम करती है। और वो जो क्या बजा करते थे, वो लोग सारंगी बजाने का काम किया करते थे। ढोलक मंजीता, आपका उत्तर गलत है। जोगी जो थे, योगी या फिर जोगी बात एक है, वो क्या बजा करते थे, वो सारंगी बजाने का काम किया करते थे। और दो तीन प्रमुख सारंगी वादक हैं भारत के, पंडित राम नारायण और दूसरा नाम आता है सुल्तान खान का। सारंगी वादक पंडित राम नारायण, राम नारायण, और दूसरा नाम आता है सुल्तान खान का, सुल्तान खान का। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक महान सारंगी वादक है जिसका नाम है मामन खान, ठीक है। मामन खान जो है ये हरियाणा प्रदेश के मशहूर सारंगी वादक है। मामन खान का गांव है खरकपूनिया, जिला हिसार, ठीक है। खरकपूनिया, जिला हिसार। राष्ट्रपति से अवार्डीय सांगी है, बहुत ज्यादा एज हो चुकी है। और जो सारंगी जो है विदा लुप्त हो गई है। मामन खान के पोते तो कई बार जिक्र करा तो थोड़ी बहुत सीख मिला है, दम तो कौन रेस कलाम है, ठीक है। तो सारंगी वादक है मामन खान, ठीक है। बीन गलत है भाई। 14 मई 2015 को कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत तथा बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि का समझौता हुआ था, वो समझौता जो था किस संविधान संशोधन के तहत उसको आयोजित करने का काम किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? जल्दी जल्दी बताइए शाबाश। 100वां, 101, 102, 103, तो वो संशोधन कौन सा था? तो वो 100वें संविधान संशोधन जो था, इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि का समझौता हुआ था। कुछ गांव बांग्लादेश को दे दिए गए थे, कुछ गांव भारत को। 101 में जीएसटी आओगा भाई, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन आओगा, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन। संग ए लर्जा नामक पत्थर हरियाणा के किस जिले के अंदर पाया जाता है? बताइए शाबाश। संग ए लर्जा नामक पत्थर जो है, संग ए लर्जा, 101 में जीएसटी अंकल जी कितनी बार कहूंगा इतना है मेरे यार। संग ए लर्जा पत्थर, चलो वाह कर दो, एक शायर सुन लो। देखूं अगर आज भी तुम्हें कोई गुनाह तो नहीं होगा, देखूं आज भी तुम्हें अगर, देखूं अगर तुम्हें आज भी कोई गुनाह तो नहीं होगा, देखूं अगर तुझे आज भी कोई गुनाह तो नहीं होगा, मेरी मोहब्बत खत्म होने की वजह तेरा निकाह तो नहीं होगा, मेरी मोहब्बत खत्म होने की वजह तेरा निकाह तो नहीं होगा। वाह, चलो भाई। संग ए लर्जा नामक पत्थर महेंद्रगढ़ कह रहे हैं, सबका महेंद्रगढ़ वालों का उत्तर गलत है। थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया, बस इतना में गड़बड़ होगी। गुरुजी हमारी पूरी फैमिली क्लास देखती है आपकी, मेरी मम्मी पापा आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, तो अंकल आंटी को नमन नमस्कार। देखो तो ये जो संग लर्जा पत्थर है, ये ओए है जो इलना पत्थर लिया कर जो, बस इसे का दूसरा नाम है यो। बस थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया, इलना पत्थर ने संगे लर्जा पत्थर कहा है, ये बता दे उसका उत्तर क्या होगा। इलना पत्थर है, इसे ना संग लर्जा कहा है, बता दे उसका उत्तर भी क्या होगा, बताओ शाबाश। इलना पत्थर ने, बात समझ में आएगी। तो इलना पत्थर कड़ा मिला है, चरखी दादरी के अंदर मिला है। इसका थोड़ा सा नाम बदल दिया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजों के तो सारी चीज समझ में आ जाओगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? यानी नो पूछा है कि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में हरियाणा की जनसंख्या जो है वह सबतक गणी कौन कितने परसेंट रही है, नो पूछा है, वो पूछ रखी है। देखो 18.90%, 17.90, 19.90, 21.50, बताइए शाबाश। चरखी दादरी हो गया, शाबाश। कलियाणा कलुआना कौन सा ऐसा गांव है वो? हरियाणा का जन घनत्व जो था कितना था? 573 था के जन घनत्व, जन घनत्व कितना था? 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उरे के पूछ रहे क्या, उरे नो पूछ रहे क्या भाई, कितने परसेंट था 10 की वृद्धि दर? तो सी हो जाएगा 19.90% जो थी हरियाणा प्रदेश की 10 की वृद्धि दर थी, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर कड़ा की थी, डटे कौन लागदर मारे जमा जब जुलम कर दिया, गुड़गांव की, गुड़गांव की सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर थी, 73% थी। और सबसे ज्यादा संयम बरतने का काम जिला झज्जर ने किया है। झज्जर की जो 10 की वृद्धि दर थी वो सारे में थोड़ी थी, सारे में कम थी, ठीक है। 10 की वृद्धि दर झज्जर की 8.70% है, ठीक है, 8.70%। और गुड़गांव की उत्तरी का 73% थे ऊपर। डट जो
कुछ नहीं दे रहा ना इस देश ने गाड़ो जमा। और एक जना बादाम खाओ था, मुट्ठी भर रहा था, बोला दी रहे बादाम, कैट के एक बादाम दे दिया, बोले कहले बोले अदर एक में क्यों था, बोले एक में तेना टेस्ट का बेरा पट गया, नहीं बोले आ बेरा पट गया, फिर बोले 5 क्यों जैम रखे, पहले में कौन बेरा पट जाए टेस्ट का, तना बादाम खांदे बेरा पट गया, तो पहले बालक में कौन बेरा पटा था, 5 ना बालक ऊपर का। ठीक है, तो 19.90 सबसे कम 10 की वृद्धि दर झज्जर की है, सप्तक गणिकड़ा की है, गुड़गांव की है। जनगणतव कितना है, तो 573 जनगणतव है हरियाणा का। इतनी बात आपने याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है? राज्यपाल जो है इसकी शपथ का उल्लेख जो है किसके अंदर किया गया है? बताइए शाबाश, बस सही है, चुप हो जाओ, बताओ शाबाश। आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 159, आर्टिकल 72, सबकी राम राम होगी, शाबाश। देखो, तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का कौन करता है? देसी बुकरे सबसे पहले उत्तर दिया। तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो जो हाईकोर्ट जो होती है, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है वो राज्यपाल को क्या करता है? शपथ दिलाने का काम करता है 159 के तहत। ठीक है, 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत देखो, आर्टिकल 72 के है, आजकल भाई जमाना बहुत गर्म आ रहा है, गलती हो जाए युवा बड़का बजमन रही हो जाए तो फिर के ठान दिया गलती ने सुधारने खातर अनवांटेड 72 उठाऊंगे। बस यह बात याद रखनी, गलती क्या गलत सुधरेगी, 72 गलत सुधरेगी। यानी जब कोई भी व्यक्ति अपराध कर देता तो भारत का राष्ट्रपति उसको अनवांटेड 72 देगा और उससे गलती छुप जाओगी। बस इतनी बात याद रखनी। यानी भारत का राष्ट्रपति किसी ने मौत की सजा हो रही है तो उसने क्या करेगा? अनवांटेड 72 देके उसकी मौत की सजा ने माफ कर देगा। बस इतनी बात याद रखनी है, बस यह बात याद रखनी, हो जाओगी बात, या इतनी बात याद रखनी है आपने। एक कमेंट बार बार आने लग रहा है, गुरुजी मेरे ताई ताऊ को राम राम। अच्छा, राम राम भाई, हो गया तेरे ताई ताऊ ने राम राम, मेरा नहीं क्या कहना चाहो। ठीक है, तो 72 याद हो जाओगा सबका। आगे चलो, बिल्कुल अक्षमादान होगा, उसमें भी वह भी अक्षमादान करने का काम करा है। आगे ना करियो, एक बार लिया बस। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंचे थे? बताओ शाबाश। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो है दिल्ली से लेकर के दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में पहली ट्रेन चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 सन 1873 के अंदर दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में हरियाणा के अंदर क्या चली थी? पहली ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। ठीक है, याद हो जाओगा। इसलिए रेवाड़ी जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, नंबर 1। ठीक है, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, और रेवाड़ी के अंदर के है रेलवे का म्यूजियम भी है, रेवाड़ी के अंदर के है रेलवे का म्यूजियम है। जोन पूछा तो उत्तरी जोन का मुख्यालय कड़ा है अंबाला के अंदर है। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 1800 कब चली थी? सीएनजी ट्रेन 2015 में चली थी पहली। ठीक है, और पहली मेट्रो ट्रेन जो थी वो कब चली थी? कड़ा चली थी। तो याद रखना है दिल्ली का तो कुतुब मीनार जो है, ठीक है, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो मेट्रो स्टेशन है उस तक लेके, और ओंडा सिटी सेंटर जो है गुड़गांव का, ठीक है, ओंडा सिटी सेंटर जो है ओड़ तक चली थी। ठीक है, ओंडा सिटी सेंटर से लेकर के कुतुब मीनार से लेकर के ओंडा सिटी सेंटर तक कब चली थी? हाँ, फेरी कभी थी पहले वाली। ठीक है, 21 जून 2010 वो तारीख थी। राकेश बिल्कुल सही है, 21 जून 2010 वो तारीख थी। ठीक है, 2010। ठीक है, कुतुब मीनार से लेकर ओंडा सिटी। कुतुब मीनार तक बात याद आ गई। एक बात बताओ, सिरसा जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड बताइए शाबाश, जीटी रोड किसने बनवाया था? कड़तक था जीटी रोड, बहुत लंबा सिस्टम है जीटी रोड का। पाकिस्तान में तो चालो और बांग्लादेश तक जीटी रोड, बांग्लादेश तक चल के जीटी रोड। हाँ, सबसे व्यस्तम अंबाला छावनी है बेटा। उड्डा सिटी सेंटर तो लिखा है, और क्या है बता दिया, उड्डा सिटी सेंटर। अच्छा चलो कर लियो, उड्डा सिटी सेंटर कर लियो। शेरशाह सूरी, एक चीज सोच के देखो, शेरशाह सूरी ने शासन भारत में कब तक कद कराया है? 1540 से 1545। 5 साल में नु बताओ, पाकिस्तान तक लेके बांग्लादेश तक 5 साल में, आज तक 700 साल पहली रोड बनवाए थे, बाहर लिख गया हुआ। कौन ही बना रोड 5 साल में इतना लंबा रोड तक का? वास्तव में इतिहास को जानबूझ करके छुपाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था वो रोड उत्तरापथ के नाम से।
लेकिन वामपंथियों ने इतिहास को दूसरी तरह से तोड़ मरोड़ के जीटी रोड और शेरशाह सूरी का नाम दे दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया, क्यूकर बना दिया। वास्तव में उस रोड का नाम शेरशाह सूरी मार्ग नहीं है, उत्तरापथ के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य ने उस मार्ग को बनवाया था। पक्का भी कौन है उस पर, बकवास से सारी की सारी झूठ बोल रखी है। इतना जुगाड़ करा था शेरशाह सूरी का, 5 साल में से सब जिंदगी रोड पे बैठा रहो तो भी कौन बना, उस टाइम पर 700 साल पहले। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1998 के अंदर इस एक्ट को लागू किया गया था। सिर्फ इसको याद रखना, और कुछ इसमें इतना वो नहीं है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बस ये बात बताने, बताओ शाबाश। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? इरादा था तुम्हें अपना बना लूं, इरादा था कि तुम्हें अपना बना लूं, इरादा था कि तुम्हें अपना बना लूं, आलम यह है कि मैं तो खुद का भी नहीं रहा। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। 10 सितंबर 2007 भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 सितंबर 2007 को हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर है। बस 2 बात आपने याद रखनी है, ठीक है। गुड़गांव जिले के अंदर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, गुड़गांव के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 सितंबर 2007 को जो था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इसकी स्थापना हुई थी 10 सितंबर 2007 को। बस गुड़गांव के अंदर मुख्यालय, इतनी बात इसकी आपने याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत? फटाफट बताइए शाबाश। लैला थमती नहीं अब किसी लैला थामती नहीं अब किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को अगर इश्क करना है तो HSSC की तैयारी करे। बात तो सही कहो भाई, बेरोजगार का कौन हाथ हो करे थी? मजदूरी में तो टिक्की पाउडर लाली वही सौदा को नहीं हुआ है। किलो 2 किलो तो चून लाओ बिना में आओ को नहीं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 के तहत देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 तक लेके 147 तक जो है, बड़दे को रिश्ता क्यों सुरे से घर का बनाएगा तो दूर पछली गाड़ में भी कुंटे पे पाछा को भी घर का है। अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करेगा, ठीक है। 25 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। HJ कानिया भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 130 में बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है वो क्या होगा? दिल्ली होगा। अनुच्छेद 131 के अंदर एक बात कही गई है कि केंद्र व राज्य सरकार जो है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए तो इसका समझौता कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। और अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के काम कर सका है, अपना कोई भी निर्णय, उस निर्णय को क्या कर सकता है? सुधारने का काम कर सकता है, ठीक है। अपना निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है, उस निर्णय को सुधारने का काम संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत कौन करेगा? यह बात याद रखनी है। तो 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पुनर्विचार कर सकता है। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूछ रहा है, इसका मुख्यालय कहां पर है? 1974 जो है, 1974 के अंदर जो है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, यमुनानगर के अंदर है, सिरसा के अंदर है। मतलब ये दिमाग को नहीं सूर्या में इतना। और एक दिन लिपस्टिक लैंड बिक गई उड़ा, ये रेडी शेयर ला रहे थे दिल्ली मोड़, मैं खड़ा खड़ा देखने लग रहा। कितने की है भैया? बोला 17। वो तो 17 का वो था। अगली ने 70 सुना, नहीं भैया 60 की लगा लो। बोले मैडम 50 की ले जाता, तो 17 वाली चीज 50 में ठहलाई। महान है इस प्रदेश की नारी। तो याद रखना है पंचकुला जिले के अंदर, ठीक है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय 1974 के अंदर बना था और पंचकुला जो है, पंचकुला के अंदर इसका क्या है? हेड ऑफिस है, मुख्यालय है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कड़ा है पंचकुला के अंदर 1974। बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। एक अध्यादेश की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है? 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 6 हफ्ते या फिर 1 साल की। अध्यादेश का मतलब क्या है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा, जो अपने देश में कानून कद बनेगा,
कानून कुकर बनेगा अपने देश में, पहले लोकसभा में पारित होगा बिल, फिर राज्यसभा में जाओगा, उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति साइन कर दे, देश में कानून बन जाएगा पूरे देश में। यह चीज वो है। लेकिन जिस टाइम पर सत्र नहीं चल रहा, जो करीब सत्र कौन चल रहा है, ईब राष्ट्रपति ने नू लागा को जरूरी कानून बनाना पड़ जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 123 के तहत क्या करेगा, 123 का 1, ठीक है, नहीं तो 123 याद रख लियो, अनुच्छेद 123 1 2 3 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करने का काम करता है। वो अध्यादेश टेम्परेरी होगा, ठीक है, तो 6 महीने 6 हफ्ते, ठीक है, 6 महीने 6 हफ्ते तक वो अध्यादेश जारी होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। दोनों की चीज आपने ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का भाग 1 और राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी जब तत्काल में तुरंत कोई कानून बनाना पड़ जाए तो तब उस खातिर सिस्टम संविधान के अंदर दिया गया है। दोनों के अनुच्छेद आपने याद रखने हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को कब जोड़ा गया था? अखिल भारतीय सेवाएं जो है इनकी नियुक्ति करने का काम, वैकेंसी निकालने का काम अपने याद रखना संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन करता है? राज्यसभा करता है। भाई हरियाणा करंट अफेयर के आखिरी में प्रश्न आएंगे सारे के सारे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में सारे काम करती है। अब पूछ रहे क्या कि अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आईएफएस जो है वो आईएफएस जो है वो उसमें आईएफएस को कब जोड़ने का काम किया गया था, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अक्टूबर 1926 के अंदर अखिल भारतीय सेवा जो है भारत के अंदर जो है आधिकारिक रूप से शुरुआत की गई थी, अक्टूबर 1926 के अंदर, ठीक है। बाद में जब देश आजाद हुआ था तो एक संस्थान का गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग जो है, और वो तारीख भी थी 26 अक्टूबर 1950, ठीक है। 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग की धर्मवीर, आपका उत्तर सबसे पहले सबसे सही दिया आपने, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को, यानी इसको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया गया था संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत एक प्रश्न आया था, अनुच्छेद 315 में जो एचपीएससी होगी ना, अखिल भारतीय सेवाएं होगी, राज्यों के अंदर जो एचपीएससी होगी, जैसे हरियाणा के अंदर एचपीएससी है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पीसीएस जो पेपर अपना एचसीएस लिया कर, एचएसएससी हो वो तो सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा गठन हो उसका। 1 नवंबर 1966 को एचपीएससी जो है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य बना था, उसका गल्ले होगी थी अनुच्छेद 315 के तहत। वही प्रश्न एसआई में पूछा गया था। तो घबरा पंकज सैनी मिले, आपका फेस दया वर्गा है सीआईडी, फिर क्या करेगा भाई, मैं कि कह दी बेटा फिर बूंडा लगा तने। नरेश एएलएम में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया है, रिश्ता हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, फिर और बता गए। राजकुमार बेटा उत्तर गलत है, 1966 वो साल था जब आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है इसको जोड़ने का काम किया गया था। कब जोड़ा गया था? 1960 के अंदर जोड़ने का काम किया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कौन सी योजना के तहत हुआ था? डिक्की बर्ट योजना, माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के तहत? फटाफट बताइए। एचएसएससी एपी चोपड़ा एचएससी 309 में नहीं आता भाई, संविधानिक निकाय नहीं है वो, हरियाणा सरकार के एक नोटिफिकेशन के द्वारा 28 जनवरी 1970 को एचएसएससी का गठन हुआ था, ठीक है। तो वो संवैधानिक संस्था नहीं है एचएसएससी, मेरी बात समझिए आप, वो सिर्फ सरकार का एक नोटिफिकेशन है, उसके तहत बनी थी। संवैधानिक संस्था एचपीएससी है, न कि एचएसएससी, ठीक है। बिल्कुल सही आ रहा। माउंट बेटन योजना के तहत जो था भारत का विभाजन हुआ था, सबने मेरा है माउंट बेटन जो था, माउंट बेटन की बहू का नाम आपने याद रखना, क्या नाम था? एडविना था। नेहरू तो बहुत प्यार कराया करती, बहुत प्यार कराया करती, नेहरू भी उसको इतना कराया करता। मरी निजद चुगुर्दा खाट का बेड, खाट तो अपने पाओगे गरीब आदमी को, तो बेड का चुगुर्दे नरे नेहरू के लव लेटर पड़े थे उस टाइम पे, ठीक है। तो माउंट बेटन योजना के तहत भारत का क्या किया गया था? विभाजन करने का काम किया गया था। सीमा आयोग के किस सदस्य ने यह स्वीकार नहीं किया था कि खरड़ चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा एक बार इसको ध्यान से देखने का काम करिएगा। सीमा आयोग जो है, सीमा आयोग के किस सदस्य ने यह स्वीकार नहीं किया था कि खरड़ जो है, खरड़ और चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल हो? यह स्वीकार कौन करा था? वो बंदा कौन था? जेसी शाह, एस दत्त, एमएम फिलिप, तीनों के तीनों सीमा आयोग के सदस्य थे। तो एस दत्त जो थे वो इन्हें यह बात स्वीकार कौन करी थी? बस इतनी ही चीज इसकी ध्यान रखनी है, बाकी इसके बारे में गणा डिटेल का जिक्र करने में कोई दम को नहीं, बहुत बार हो लिया है। वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 2 मार्च। वन्य जीव दिवस फटाफट कमेंट करके बताइएगा, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा सीईटी का स्पेशल प्रैक्टिस बैच है
जिसमें 14 के 14 सब्जेक्ट अपना लाइव पढ़ाया जाऊं सिर्फ 199 रुपया में। 199 भाग में 14 करियो, कह रुपये सब्जेक्ट पड़ेगा, 5 महीने तक लाइव सब्जेक्ट है। ठीक है, लीजो ऐप अपना ओपन करना है। लीजो ऐप ओपन करोगे तो इस ऐप को खोलते ही पोस्टर दिखेगा सीईटी प्रैक्टिस बैच, उस पर क्लिक करोगे तो बाय नाउ हो जाएगा। 3 मार्च को तो ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय दिवस मुझे नहीं दिखता, बताइए शाबाश। 3 मार्च तो उत्तर नहीं होगा, बिल्कुल सही है, 3 मार्च से होगा। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से बड़ा नहीं है? मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बताओ शाबाश, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हरियाणा से बड़ा कोनी, बताओ शाबाश। मेघालय लगभग 22,000 इसका क्षेत्रफल है। बिहार तो बहुत बड़ा है। प्रियंका कह रही है सर ये रिकॉर्डिंग क्लास है छोरी। 8:53 हो गए हैं। तारीख आज 4/5 ननी क्या तारीख आज? 4 तारीख बताऊ हम बाहर बैठे हैं स्टूडियो का, मैं लाइव क्लास है बेटा। और बता, ठीक है, तो एक के कौन सा बच गया? ए बच गया, बिल्कुल सही है। बिहार का कितना होगा? बिहार का तो गणा है, शायद 94,000 समथिंग है। हिमाचल प्रदेश का 56-57,000 है। पंजाब का 50,000 के आसपास है। तो एक बच गया, कौन सा बच गया? मेघालय जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से छोटा है। और बहुत राज्य हैं, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, ये सारे के सारे हरियाणा से छोटे हैं। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, एक आधा और होगा हरियाणा से छोटे हैं। ठीक है, हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बना है? बोल्ट जमान पदक बहुत बढ़िया पदक है। बोल्ट जमान पदक भाई यो किसके क्षेत्र में दिया जाओ है? तो अपना ध्यान रखना, बोल्ट जमान जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाओ है पुरस्कार। ठीक है, फिजिक्स में, और 3 साल में एक के बार दिया जाओ है। बोल्ट जमान पदक जो है 3 साल में एक के बार दिया जाओ, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाओ है। यह चीज याद रखनी है आपने। बोल्ट जमान पदक फिजिक्स के क्षेत्र में प्रोफेसर रमन सिंह, अशोक मेहरा, प्रशांत कमल या प्रोफेसर दीपक धर। तो आपने ध्यान रखना, प्रोफेसर दीपक धर जो है इनको बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाला ये पहले व्यक्ति हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला 3 साल में एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है? उत्तर प्रदेश के साथ में हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाने का काम कौन सी नदी करती है? हरियाणा के मैप के बीचों बीच इस तरह से आप लगाओगे, ऊपर दक्षिण है, नीचे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, पैन हमेशा पूर्व में वो है, और ये हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, तो इस साइड पूर्वी, इस सीमा के ऊपर कौन सी नदी वो बनाओ है? तो यमुना नदी बनाओ है। तो गग्गर, गंगा, कावेरी इनमें से कोई नहीं जो है यमुना नदी यूपी के साथ पूर्वी सीमा बनाओ है। पंजाब के साथ में सीमा या कौन सी नदी बनाने का काम करे? तो गग्गर नदी जो है, और गग्गर और यमुना के बीच जो है हमारा हरियाणा वर्तमान समय में की है बसोड़ा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से संपूर्ण हरियाणा प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? केरल भी होगा भाई, मेरे सारी थोड़ी ध्यान में रहे यार, केबीसी में पाऊं रही सारा मेरे इतना तेज याद। और तो मन्नू कौन का सिर्फ ये है, और भी उसका यह बात भी कही थी अंकल जी, ध्यान तो सुन ले मेरी बात ना है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल भाई, इस क्लास की पीडीएफ आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम के अंदर पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ आपने जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाओगे। ठीक है, 4, 5 सी कह रहा कोई, सबके उत्तर गलत हैं। सीमा नाम की एक लड़की है, इसने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। गोल्डी राठौड़ ने भी सही उत्तर दिया है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने वर्गों में या फिर कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो वो याद रखना है, इकाई पूछ रहे क्या, कितनी इकाई? 6 भी गलत है, गलत है, बताओ शाबाश। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, ये 3 इकाइयां हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों के अंदर बांटा गया, भाग नहीं दे रखा। और ठीक है, ये 3 इकाइयां हैं। इन 3 इकाइयों के अंदर हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम किया गया है। कुरुक्षेत्र के अंदर करनाल और जींद का एरिया आता है। हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा एरिया जो है, हांसी है, हिसार है, रोहतक है, बियाणी है,
चरखी दादरी है, फतेहाबाद का थोड़ा सा इलाका आ गया, और बटियाना के अंदर जो फतेहाबाद का इलाका आ गया। ठीक है, तो ये जिले भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से जिले हैं? करनाल और जींद है। ठीक है, करनाल और जींद, पूर्व हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, करनाल और जींद है। ठीक है, हरियाणा के अंदर कौन सा आ गया? हिसार आ गया, आसी आ गया, रोहतक आ गया, भिवानी आ गया, और अब बटियाना के अंदर कौन सा क्षेत्र आ गया? फतेहाबाद आ गया, फतेहाबाद। ठीक है, और बटियाना जो क्षेत्र था वो भाटी राजपूतों का निवास स्थान माना जाओ। ठीक है, तो याद रखना संपूर्ण हरियाणा को कितने इकाइयों में, कितने वर्गों के अंदर जो है वो बांटा गया है? तो वो 3 वर्गों के अंदर, 3 इकाइयों के अंदर हरियाणा प्रदेश को बांटा गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा करी है? ई वेस्ट इको पार्क जो है कौन सी राज्य सरकार ने बनाया है, यह बात पूछ रखी है। और इस इको पार्क के बनाने से जो कचरा जो है उस कचरे को क्या किया जाएगा? रिसाइकल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, और रिसाइकल करने के बाद में जो है रिसाइकल किया जाएगा उसको, ताकि कचरा जो है उसका दोबारा से निस्तारण हो सके। ठीक है, दोबारा से निस्तारण होने का मतलब क्या है? उसको उसी पोजीशन में दोबारा से ठीक पोजीशन में ले आके, ठीक है, दिल्ली बिल्कुल सही है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसको ये काम किया। तो हरियाणा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है वो कड़ा बना है। तो याद रखना दिल्ली के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का पहला, दिल्ली के भारत का, सॉरी हरियाणा का नहीं, भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कड़ा बनेगा। तो दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल सरकार करेगी। महम के किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा रणजीत सिंह, सुद्दो कलाल, अकबर या फिर औरंगजेब? याद रखना शाहजहां नाम का एक शासक हुआ करता था, और शाहजहां का एक तरफ था, यानी शाहजहां का एक सेवादार था। इस बंदे ने 1657-58 के अंदर क्या किया था? महम के अंदर जो थी महम की बावड़ी और महम के किले का निर्माण करवाने का काम किया था। सूबेदार था शाहजहां का ये, और इसी बंदे ने वो किया था। बस आपने याद रखना है, महम का किला जो है या फिर महम की बावड़ी जो है, उरे फारसी भाषा के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है, और उस पत्थर के ऊपर एक बात लिखा हुआ, स्वर्ग का झरना। ठीक है, स्वर्ग का झरना, स्वर्ग का झरना लिखा हुआ। ठीक है, यह बात आपने याद रखनी है। महम के किले के अंदर जो है स्वर्ग का झरना, उसमें फारसी भाषा के अंदर लिखा हुआ। तो शाहजहां का सूबेदार जो था, इसका नाम क्या था? सुद्दो कलाल जो है, इस बंदे ने इसको बनाने का काम किया था। फारसी भाषा के अंदर यह बात लिखी हुई है। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फटाफट बताओ, प्रथम सेबी की पहली महिला अध्यक्षा किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। जो पहले बोलेगा उसका नाम बोलूंगा, 1 मिनट में आएगा। बोलो शाबाश। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी जो है, सेबी की स्थापना 1988 के अंदर करी गई थी, लेकिन सेबी ने काम करना प्रारंभ कब किया था? 30 जनवरी 1992 को किया था। तो माधवीपुरी बूथ जो है वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। बिरानी के चक्कर ही उपकरण लगे है 1992 तो लेकर आज 2022 है गया। 30 साल में पहली बार को डंकी लुगाई मिली है, जिसको इसका अध्यक्ष बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 46-47 जज हो लिया। आज तक एक भी चीफ जस्टिस जो है वो महिला कौन बनी है? बिरानी के चक्कर है? कमेंट करके बताओ क्या कारण इसका, कि आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, एक भी महिला कौन बनी है? ठीक है, तो माधवीपुरी बूथ जो है वो क्या बनी है? सेबी की अध्यक्षा बनी है, और पहली महिला है जो इस पद के ऊपर गई है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1992 जो है 1992 के अंदर इसने काम करना प्रारंभ किया था। इब्बी एक छोरी देख जयंत बोली हो, जयंत कौन बना देता हमने? इब्बी ए करन लग रही है, ए लिखन लग रही है। प्रीति सिंह रावत निशान ला दिया है, गार्डन जोगी उरे देख ले। धरोहर संग्रहालय कौन से जिले के अंदर स्थित है? धरोहरों संग्रहालय जो है, संग्रहालयों का नगर किसको कहा जाओ है? तो याद रखना, संग्रहालय का नगर हरियाणा में किसको बोला जाओ है? तो संग्रहालयों का नगर हरियाणा के किस शहर को बोला जाता है? देवी जयंती का नगर, हरियाणा का दिल, हरियाणा का हार्ट जो है जींद को संग्रहालयों का शहर बोला जाओ है। हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय पूछा तो ओमानंद सरस्वती संग्रहालय जो है, ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर का हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है, झज्जर का। धरोहर संग्रहालय पूछ रहे क्या है? जब आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब भी गए होंगे तो वहां पर हरियाणा की संस्कृति से संबंधित बहुत सारी प्राचीन चीजें मिल जाओगी, और वो संग्रहालय का नाम क्या है? धरोहर संग्रहालय है। ठीक है,
धरोहर संग्रहालय। याद हो जाओगा, सबसे पुराना ओमानंद सरस्वती संग्रहालय झज्जर के अंदर है। संग्रहालयों का नगर किसको बोला जाओ? जींद को बोला जाओ है। हरियाणा राज्य युवा उत्सव किस जिले के अंदर आयोजित किया गया था? हरियाणा राज्य युवा उत्सव जो है, मैं मन हूं, कल्पना चावला भी एक महिला थी, मैं कुछ नट्टू हूं। देखो शाबाश, हरियाणा राज्य युवा उत्सव पंचकुला, हिसार, झज्जर या फिर अंबाला के अंदर जो था, दिसंबर 2021 की बात है, लास्ट महीने के अंदर जो था पंचकुला के अंदर एक आयोजित किया गया था हरियाणा राज्य युवा उत्सव का। ये ध्यान रखना आपने, तो कड़ा आयोजित कराया गया था पंचकुला के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर जो है हरियाणा राज्य युवा उत्सव का आयोजन कड़ा कराया गया था। तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा कराया गया था। 1892 में लाला मुरलीधर हरियाणा छोड़कर के किस शहर के अंदर चले गए थे? कराची, लाहौर, ढाका या फिर आगरा? बताइए शाबाश। लाला मुरलीधर, जिनको केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था अंग्रेजों ने साल 1904 के अंदर। इसके अलावा लाला मुरलीधर को और भी बहुत सारी उपाधि मिल चुकी है। राय बहादुर की उपाधि जो थी लाला मुरलीधर को मिल चुकी है। जन्म लाला मुरलीधर का हरियाणा के पलवल जिले के अंदर हुआ था और बाद में वो अंबाला आ गए थे 1848। कुछ किताबें 1850 बताती है। आज तक जन्म से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आया है, ठीक है। तो अधिकतम जो आंकड़ा है वो 1848 का है। तो 1848 के अंदर लाला मुरलीधर जो है, इनका जन्म हरियाणा के पलवल जिले के अंदर हुआ था। लेकिन लाला मुरलीधर ने जो वकालत की पढ़ाई जो थी, वकालत करने का काम जो था वो कड़ा कराया था। तो याद रखना आपने, अंबाला शहर जो है, अंबाला शहर से वकालत इसने शुरू करने का काम किया था, करता है अंबाला तक। याद करिए, जब 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, शुरू में जो 72 सदस्य थे, उन 72 सदस्यों में से लाला मुरलीधर ने भी, उन 72 सदस्यों में लाला मुरलीधर भी एक हुआ करते थे। गोल्डी राठौड़ बहुत अच्छी, आप गजेंद्र कपूर, बिल्कुल आप दोनों का उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वही शख्स है जिसने 1889 के अंदर अंबाला शहर से उर्दू के अंदर एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम क्या है? खैर संदेश है, ठीक है। खैर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका जो है किसने निकाली थी? लाला मुरलीधर ने, और कड़त निकाली थी अंबाला से उर्दू भाषा के अंदर इसने निकालने का काम किया था। 2 अवार्ड ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इनको, उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए थे। 1898 के अंदर इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। 1898 के अंदर इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजने का काम किया गया था। और साल 1904 जो है, 1904 के अंदर इनको केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। याद करिए 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के अंदर इस शख्स ने क्या किया था? दोनों की दोनों उपाधि जो मिली थी, उन दोनों की दोनों उपाधियों को त्यागने का काम किया था। पंजाब का वयोवृद्ध पुरुष इनको कहा जाता है, जैसे श्री राम शर्मा को हरियाणा का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इसी तरह से पंजाब का वृद्ध पुरुष किस शख्स को कहा जाओ है? तो लाला मुरलीधर को पंजाब का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और बात थी 1892 की, तो 1892 के बाद वो हरियाणा को छोड़ करके वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर शहर जो है, लाहौर शहर के अंदर जाकर के बस गए थे। बस इतनी बात आपने लाला। प्रवीण, इस तरह के कमेंट ना करें भाई, आपको भी किसी महिला ने ही जन्म दिया है, आपकी मां भी एक महिला थी। इस तरह के कमेंट शोभा नहीं देते। आपने शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगा रखी है, उसके बाद इस तरह के कमेंट शायद शोभा नहीं देते। 1921 में केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी, बिल्कुल सही चीज है। जन्म पलवल में हुआ था, वकालत अंबाला में करी थी, अंबाला छोड़ के लाहौर चले गए थे। खैर संदेश नामक समाचार पत्र अंबाला से जो था वो किसने निकालने का काम किया था? तो आपने याद रखना है, वो लाला मुरलीधर के द्वारा अपने करने का काम किया गया था। साल 1922 वो मनहूस था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। सोनू कुमार, आप लीसो टीम से बात करें, समाधान हो जाएगा। किस योजना के तहत हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल पंचायत का आयोजन किया जाएगा? ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक जल पंचायत जो है इसका आयोजन करने का काम किया जाएगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि किस योजना के तहत ये काम किया जाएगा। तो अटल जल योजना नहीं है, अटल भूजल योजना है। अटल भूजल योजना, जल ही जीवन योजना, जल नहीं तो कल योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई क्यों जाटा का बट्टा लाओ है? प्रवीण जाट फिर इसी से कमेंट करा है।
आपको ब्लॉक कर दिया गया है मित्र। चलो कोई नहीं, ब्लॉक हो गए तो आप कोई इसे बंदे हैं, हमने कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अटल भूजल योजना, ठीक है। तो यह जो योजना जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार जो है, उन्होंने अटल भूजल योजना जो है, इस योजना को क्या किया था, शुरू करने का काम किया था। और इस योजना के तहत जो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, काम क्या किया जाता है, इसी जो 1 अप्रैल 2020 वो तारीख थी जब हरियाणा के अंदर या पूरे देश के अंदर जो है जल संरक्षण को लेकर के चलाई गई थी। दो चीजें ध्यान में आपने रखनी है, हरियाणा प्रदेश के अटल भूजल योजना के तहत कितने जिलों को कवर किया गया था, तो हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों को अटल भूजल योजना के तहत वो किया गया था। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है गजब के हाजिर जवाब भी दिया करते थे। पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान के एक पत्रकार जो थी नुबली, अटल जी मैं आपका गला ब्याह कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है कि कश्मीर आपको देना पड़ेगा। नुबलिया यो काम भी कर दूंगा, बोले फिर याद रखिए मुंह दिखाई मैं पूरा पाकिस्तान मांग लूंगा, कड़बड़ेगी फिर। बड़े हाजिर जवाबी थे। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, मुझे ध्यान है शायद राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता उसमें पत्रकार हुआ करते थे, एक बार उन्होंने पूछ लिया कि आप कुंवारे हैं, कहा कि हाँ मैं कुंवारा हूं पर मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं। सार्वजनिक मंचों के ऊपर भी चर्चा कर दिया करते थे वो, ठीक है। तो अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के 14 जिले जो थे, 14 जिलों को कवर करने का काम किया गया था। हरियाणा प्रदेश के अधिकांश भाग का विलय पंजाब के अंदर कब कर दिया गया था? जी हाँ, उसी पंजाब का जिक्र कर रहा हूं मैं, जब, ठीक है, उसी पंजाब का जिक्र मैं कर रहा हूं, याद करिएगा। 1 नवंबर 1966 को हम हरियाणा नहीं पूर्वी पंजाब से जब अलग हुए थे तो 35.18% हिस्सा हमें पूर्वी पंजाब से मिला था। विधानसभा के रूप में 40% हिस्सा हमें पंजाब की तरफ से मिला था। अब वो तारीख आपने ध्यान रखना है। तो अधिकांश हिस्सा पंजाब के अंदर कब मिला दिया गया था? तो फरवरी 1858 को, 1857 की क्रांति के बाद में फरवरी 1858, तो सारे हम देर क्या है, तो ध्यान रखना वो डेट जो है फरवरी 1858 के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का अधिकांश भाग जो है किसके अंदर मिला लिया गया था? पंजाब राज्य के अंदर विलय कर दिया गया था। हरियाणा के किस जिले में अटल पार्क और स्मृति केंद्र बनाने का काम किया जाएगा? गुड़गांव, अंबाला, हिसार या फिर फरीदाबाद? फटाफट बताइए। अटल स्मृति पार्क जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया जाएगा? गुड़गांव, अंबाला, हिसार या फिर फरीदाबाद? तो आपने याद रखना, अटल स्मृति पार्क जो है ये केंद्र जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर जो है इसको बनाने का काम किया जाएगा, अटल स्मृति पार्क। 1926 में हरियाणा में क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब के किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता ने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ शाबाश। 1926 के अंदर हरियाणा में क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा का गठन पंजाब के किस प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता के द्वारा किया गया था? भाई बेनजीर भुट्टो का जिक्र आप कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की मृत्यु बहुत पहले, शायद 2008 के अंदर हुई थी, 26 या 27 दिसंबर को, एग्जैक्ट तो आंकड़ा ध्यान नहीं है। 2007 में हुई थी, 7 में या 8 में हुई थी उनकी मृत्यु। तो बेनजीर भुट्टो के साथ आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं जोड़ सकते। हाँ, शादी के बारे में अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी एक बात क्या करते थे, बोले जब दूध बाजार में मोल मिल जाओ तो मैं इस बांधने की जरूरत को नहीं। समझ जाइए, थोड़ी कई गणी समझ जाइए, ब्याह का बारे में अक्सर कह देते थे इस तरह की बात हो, ठीक है। देखो, नौजवान भारत सभा जो है इसका गठन किसने किया था? 1926 के जो है 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? शहीद आजम भगत सिंह जो है, इन्होंने जो है नौजवान भारत सभा का गठन 1926 के अंदर किया था। और पंजाब के एक राष्ट्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता जो थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल ने हरियाणा के अंदर जो है क्या किया था? नौजवान भारत सभा का गठन करने का काम हरियाणा के अंदर किसने किया था? तो वो शख्स कौन है? डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर जो था नौजवान सभा का गठन करने का काम किया था। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने कौन से समाचार पत्र में पंजाबी सूबे से एक कदम आगे सिख राज्य की मांग रखी थी? बताइए शाबाश। पंजाबी सूबे की मांग जो थी मास्टर तारा सिंह ने रखी थी, और उनके समाचार पत्र का नाम पूछ रखा कि किस समाचार पत्र के अंदर इस मांग को उन्होंने रखने का काम किया था, ये बात पूछ रखी है, ठीक है। तो वो अमर अजीत, उजाला या फिर दैनिक सवेरा? तो दैनिक सवेरा, राहुल भाई ऑप्शन में डलवा दिया। दैनिक सवेरा बहुत झूठा अखबार हो रहा है आजकल,
अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री, उनका अखबार है ताऊ खदरी, सीधा इसने इंटरव्यू दिया है। बहुत अनाप शनाप कद का 1.5 साल हो गए पेपर करवाने ने दैनिक सवेरा ने, 1.5 साल हो गए लग गया ना। अजीत नामक समाचार पत्र था, याद रखना आपने, कौन सा है? अजीत नामक समाचार पत्र। हरियाणा के किस जिले में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की शुरुआत करी जाओगी? बताओ शाबाश। एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर शुरू किया जाएगा? ये मामला है कि आपने मेरा करनाल जो है स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। और पूरा मामला क्या है देखो, इसका कहने का मतलब क्या है? यो अजीत समाचार था, ठीक है। यो जो है उरे जो चलान चलून कटेंगे, ऑनलाइन कटेंगे, कैमरे उसके वो सिस्टम है सारा का सारा। तो एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है वो शुरू किया जाएगा। कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर इसको शुरू करने का काम किया जाएगा, करनाल के अंदर। ई रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्म सम्मान आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ई रामास्वामी, ठीक है। ई रामास्वामी एक समाज सुधारक है जिनको आप पेरियार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पेरियार। इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर खासतौर पर जो जाति प्रथा थी उस समय की, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया ताकि मानव आपस में अपने आप को किसी को श्रेष्ठ न समझे। इसलिए पेरियार ने जो था बहुत बड़ा आंदोलन किया था जाति प्रथा के खिलाफ, श्रेष्ठता के खिलाप। कूदी अरासू इनका एक समाचार पत्र था, कूदी अरासू जो है वो पेरियार ने निकालने का काम किया था। और साल 1925 था जब दक्षिण भारत के अंदर जो था ई रामास्वामी या फिर पेरियार जो थे, इन्होंने क्या किया था 1925 के अंदर जो था पेरियार ने क्या किया था, आत्म सम्मान आंदोलन चलाने का काम किया था। अर्जुन सिंह उत्तर गलत है। 1925 के अंदर जो था पेरियार ने तमिलनाडु के अंदर इस आंदोलन को चलाने का काम किया था। नीति आयोग 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? जब मैंने शायद दूसरा तीसरा प्रश्न करवाया था तो उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया था। बिल्कुल भाई, सारा योगदान था वकीला खान, ठीक है। बताओ शहबाज की नीति आयोग में दूसरी तीसरा जब प्रश्न था उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय के अंदर हरियाणा प्रदेश का पूरे देश में दूसरा स्थान है, गुड़गांव वो पहला जिला है। ये चीज का जिक्र किया था, अगर आपका ध्यान हो तो। बताओ शहबाज, एक करंट अफेयर का प्रश्न लिखवा दूं। हरियाणा साहित्य उत्सव, हरियाणा साहित्य उत्सव 2022, तो हरियाणा साहित्य उत्सव 2022 कड़ा आयोजित कराया गया था? तो याद रखना चंडीगढ़ के अंदर आयोजित कराया गया था, ठीक है। लिख लियो, करंट अफेयर का प्रश्न है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में पहला नंबर किस राज्य का? तो पहला नंबर केरल राज्य का है, हरियाणा प्रदेश का 11वां नंबर है। और मानव विकास सूचकांक के अंदर हरियाणा प्रदेश का नंबर कौन सा है? वो नंबर 13वां है, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा का नंबर कितना है? 11वां है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, फटाफट इसका उत्तर बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए। बताओ शाबाश। वैज्ञानिकों ने डोली नामक क्लोन भेड़ जो है कब बनाई थी? तो 1997 के अंदर डोली नाम की क्लोन भेड़ जो है 1997 के अंदर तैयार करने का काम किया गया था। हरियाणा के किन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत आर्म्स लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है? जो हथियार ले हैं, ठीक है, हथियार लेने खातिर अपना मेरा सरकार से लाइसेंस लेना पड़ा है। डीसी जो होता है जिले का वो परमिशन देने का काम करता है। और वो जो 2 जिले कौन से जिनके अंदर जो है इसको शुरुआत करने का काम किया गया है, ऑनलाइन करने का काम कर दिया गया है, तो वो 2 जिले कौन से? वो 2 जिले हैं रोहतक और जिला पंचकुला, ठीक है। रोहतक और पंचकुला जो है ये दोनों के दोनों जिले जो है इनके अंदर आर्म लाइसेंस की प्रक्रिया को हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है, अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उस आवेदन के ऊपर जिला इकाई क्या करेगी? विचार करेगी। उसके बाद आपको लाइसेंस देना है या नहीं देना, वो जिला इकाई पहले भी तय करती थी, आज भी तय करती। बस जो रिश्वत का पैसा जाता था वो सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया, वो चीज अब नहीं होगी। तो 2 जिले हैं रोहतक और पंचकुला। हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर को अपने हाथों में कब लिया था? 1931, 1922, 1933 या फिर 1921? हिटलर आप सभी को पता है जर्मनी की नाजी पार्टी जो थी उसका संस्थापक है। 1918 के अंदर हिटलर ने एक दल बनाया था, जिस दल का नाम क्या है? 1918 के अंदर एक दल बनाया था, दल का नाम क्या है? नाजी दल है, ठीक है। हिटलर की आत्मकथा का नाम आपने पता है, मीन कैफ जो थी हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है, मीन कैफ, या फिर हिंदी में इस नाम पे क्या कहेंगे? मेरा संघर्ष। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हिटलर का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक चिन्ह मिला था जिसको क्या बोलते हैं? स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्वास्तिक का चिन्ह जो मिला था, उसी स्वास्तिक के चिन्ह को हिटलर ने भी अपना प्रतीक चिन्ह बनाने का काम किया था। ठीक है, उसी को प्रतीक चिन्ह बनाया था हिटलर ने। और 1933 से लेकर के 1945 तक जो है हिटलर जर्मनी के ऊपर शासन करने का काम करता है। 1933 से लेकर के 1945 तक। बरसन लागे फूल बोस पर जब जा हिटलर से हाथ मिलाया, रागनी सुनोगे आपने। सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर तक मिलन गए तो हिटलर बहुत और डाल का आदमी था, 7-8 अमशकल रखा करता। सुभाष चंद्र बोस जो है आंदा उस तक मिलता बोले मैं हिटलर हूं, हाथ मिलांदा। सुभाष चंद्र बोस ने मिलाना बिग जे हिटलर को नहीं, एक एक करके 7 अमशकल है लिए हाथ मिलांदे बिग गए। 8वां जो बंदा ने, 8वां बंदा तो नेताजी सुभाष चंद्र ने खड़ा होकर अपने आप हाथ मिलाया। हिटलर ने बोला नू तो बता दे तना पिछाड़ा क्यों कर। बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे के ऊपर हाथ रखने की हिम्मत केवल और केवल हिटलर ही कर सकता है, दुनिया का अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हिटलर मान गया था वाक्य में। ठीक है, तो 1933 से 1945 तक हिटलर ने जर्मनी के ऊपर शासन किया। 18 में नाजी दल बना। मीन कैप मेरा संघर्ष आत्मकथा है। तो हिटलर का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक जो था हिटलर का प्रतीक चिन्ह था। सीटी का बैच रिकॉर्डेड प्रियंका, आप लाइव क्लास नहीं देख पाओगे तो वो रिकॉर्डिंग भी आपने मिल जाओगा यू का। ठीक है, और नहीं तो आप सीटी 08 ले लो, आपने रिकॉर्डिंग लेना तो 8 का लगभग सिलेबस कंप्लीट होने का, उसकी इतनी वैलिडिटी आपने मिल जाओगे। ठीक है, हाँ, आजाद खंडा खेड़ी ने तो गाई है रागनी शायद या। महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत कब की? गांधी भी जिंदगी में जिया नहीं, इतने नरे पंगे रखे इसने बेचारे ने भी, बहुत पंगे रखे। देखो गांधी की एक किताब है, आपने पढ़ी हो तो, मैंने पढ़ी है महात्मा गांधी की किताब सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी का 13 साल की उम्र में 1882 में कस्तूरबा गला ब्याह हो गया था। 13 साल की जमा एक अच्छी उम्र में ब्याह दिया था कि मैं भी तो कौन बेरा होता 13 साल का बालक ने उन टाइम में, तो 1882 में फिर उसका ब्याह हो गया। उसकी आत्मकथा पढ़ लियो महात्मा गांधी की, वक्त सेमेस्टर मजाक कर रहा है। गांधी की जिंदगी में आने वाली कस्तूरबा चौथी लड़की थी। इससे पहली महात्मा गांधी की जिंदगी में 3 लड़कियां हो रही। पहली बार महात्मा गांधी की सगाई मात्र 6 साल की छोरी के होगी, तो होगी भाई मरगी वाह। 9 साल की उम्र में फिर दूसरी बार सगाई करी गांधी की, वह भी मरगी। 2 जनी तो मरगी, गांधी का नाम सुनते मरगी, एक 6 साल की उम्र में, एक 9 साल की उम्र में। 11 साल की उम्र में तीसरी गला फिर गांधी की सगाई कर दी। कौन मारा ने बुलाया जे पार्क में आ जे, वो पार्क मानते नहीं ठीक, गांधी ने बुलाया, फिर इब्बे नहीं आंदी तो फिर क्या करेगी, सगाई तोड़ दी उड़े। फिर कस्तूरबा गला जाके संयोग बिड़िया था 13 साल की उम्र में। जुगराज सोना बाबू को नहीं, उस टाइम पर गांधी भी क्या करता, अपनी पत्नी को प्यार से बा कया करता। 4 नहीं, एक की थी बहुत, तो उसका 3 चली गई थी। 78 साल की उम्र के अंदर महात्मा गांधी जो थे, सत्य के मेरे प्रयोग नगन अवस्था में बर्फ के ऊपर लेट करके दोनों साइड लड़कियों को लेटा करके वो प्रयोग किया करते थे, पता नहीं कौन सा प्रयोग होता हो। तो महात्मा गांधी ने जब 1906 में जब उनको ट्रेन से फेंका गया था, तो उसके बाद ये आंदोलन जो थे, इस आंदोलन की सत्याग्रह आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत जो थी 1906 से करी गई थी। महात्मा गांधी के कुछ समाचार पत्र हैं, उन समाचार पत्रों को आप ध्यान रख सकते हो, जैसे इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, बस सिर्फ चुप हो जाओ रहे, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी, 1930 के अंदर निकालने का काम किया था। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन 1933। ठीक है, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन जो है, नवजीवन जो है 1919 के अंदर निकाला था, हरिजन 1933, यंग इंडिया जो इंडियन ओपिनियन 1923। 1908 के अंदर एक किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, हिंद स्वराज। 1908 के अंदर हिंद स्वराज नामक किताब लिखी थी। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कोई आपसे पूछता है तो लियो टोल्स्टॉय थे। गांधी पूरा चूस रखा, मैंने बहुत किताब पढ़ रखी गांधी के बारे में। अगर गांधी गांधी पढ़ाने लगो ना, कम से कम भी 6 से 7 घंटे लगेंगे तो भी गांधी फिनिश को नहीं हो, लेकिन करूं के। ठीक है, तो ये हिंद स्वराज 1908, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे गांधी के होते। लियो टोल्स्टॉय महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार चिकोरी की खेती करी जाओगी? भाई मैंने बहुत सर्च किया चिकोरी के बारे में।
चिकोरी हो के अगर आपने किसी ने बेरा तो वो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु लियो टोल्स्टॉय थे। चिकोरी के वो चिकोरी भाई 9 बजे नहीं होगी क्लास का टाइम यही रहेगा। तो चिकोरी की खेती जो है वो यमुनानगर का छछरौली जो है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाओ है, तो हरियाणा के चेरापूंजी के अंदर जो है किसकी खेती होगी याद रखना है, तो चिकोरी की खेती जो है वो पहली बार छछरौली के अंदर करी जाओगी। 25 किले मनु बिरनी है के यू। अगला प्रश्न देखो, लुई ब्रेल ने उंगलियों से पढ़ने की प्रणाली को कब विकसित किया था? लुई ब्रेल ने। रमता जोगी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। 1823 के अंदर जो था लुई ब्रेल ने इसको। हरियाणा के किस शहर में मशहूर चैत्र चौदस मेला लगता है? बताइए से बस। अब हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न आगे। 1996 में लगी थी बस शायद गांधी की फोटो नोटा में पहली बार, 1996 में लगी थी। हरियाणा के किस शहर में मशहूर चैत्र शिव चौदस मेला लगता? पेवा, स्पोदो, कोल, जगाधरी। तो याद रखना पिहेवा के अंदर जो है मशहूर शिव चैत्र चौदस मेला हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र का पिहेवा जो है, पेवा जो है किसका? घोड़ों का केंद्र रहा है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पृथुदक की राजा पृथुदक जो है राजा पृथुदक की नगरी है। और दूसरी चीज जो है पिहेवे का जिक्र किसके अंदर है? तो वामन पुराण के अंदर जो है पिहेवा का जिक्र है। और इसी पिहेवा के अंदर जो क्या है मशहूर चैत्र शिव चौदस मेला कर लागा है, पिहेवा के अंदर लागा है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में सुमित कुंडू ने कौन सा पदक जीता है? बॉक्सिंग की चैंपियनशिप है थाईलैंड ओपन चैंपियनशिप 2022। हरियाणा के खिलाड़ी सुमित कुंडू ने गोल्ड मेडल, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। थाईलैंड के अंदर जो है आज भी थाईलैंड का राजा अयोध्या के अंदर बैठता है, भूमि तुल्य इस तरह का नाम है। थाईलैंड के अंदर जो है रामायण के बहुत सारे करैक्टर जो है, बहुत सारे करैक्टरों के नाम भी रामायण से मिलते हैं, तो याद रखना है। तो सुमित कुंडू ने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने का काम हरियाणा के सुमित कुंडू ने किया है थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो थाईलैंड की ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में सुमित कुंडू ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीतने का काम सुमित कुंडू के द्वारा किया गया है। भाई दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच अपने लीजो ऐप के ऊपर 10 जून ना होगा, 9 के 9 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाओगे, बहुत बेहद कम कीमत के अंदर 10 तारीख ना आ जाओगा। सीटी का प्रैक्टिस बैच जो या मेरी क्लास है, इस तरह सारे सब्जेक्ट की 14 के 14 सब्जेक्ट की लाइव क्लास ऐप के अंदर चलेगी। वो प्रैक्टिस बैच सिर्फ 199 रुपए में आपने मिल जाएगा। ऑल हरियाणा राज्य की किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हरियाणा की हुई थी 2022 में, ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी या फिर हिसार? फटाफट बताइए कि पहले स्थान के ऊपर कौन सा जिला रहा है। जल्दी जल्दी में जय श्री राम कमेंट लिखिए, फटाफट लिख दो सारे सारे जय श्री राम। मोहित गुप्ता कह रहे हैं फरीदाबाद आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। सीईटी की अगर मैं बात करूं तो अगस्त के अंदर हरियाणा जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं बार बार बयान दे चुके हैं कि भाई अगस्त के अंदर जो है सीईटी का पेपर 8 शिफ्टा में होगा। आज अखबार देखा तो दैनिक भास्कर के अंदर यह बात आ रही कि 8 शिफ्टा के अंदर सीईटी का पेपर होगा। भाई इतना गजब का मौका है। 20-22 हजार तो सी ग्रुप की देखी होगी आपने यार, ये पोस्टा का नाम भी आ रहा है। लगभग 30,000 पोस्ट डी ग्रुप की लिखड़ेंगी। गणिक उनके अंदर पिछली बार 18,000 पोस्ट लिखड़ी थी, जनरल कैटेगरी की लिस्ट 69 के ऊपर थी। पिछली बार तो सीटर वगैरह एंड बैंड और बहुत प्रोग्राम होया कर दे। इबका जो है सरकार ने अपना बेरा किस तरह से नकेल कसन का काम करके है। जिस भी बालक का जनरल कैटेगरी का बालक का जड़ तक मन उम्मीद लगा है पेपर जब टफ आ गया तो कंधा को, नहीं तो 60 और 65 के बीच में ले लेगा तो 30,000 पोस्टा में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 60 और 65 के बीच में 100% सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है। डट के मुकाबला करोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है यार जो नहीं मिला है। भगवान भी मिल जाओ करो तो, या तो नौकरी का मामला हो गया तो जरूर मिलेगी, सबने मिलेगी, ब्याह भी होगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, तो फरीदाबाद जो था वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर जो था पहले स्थान के ऊपर कौन सा जिला रहा है? तो हरियाणा का फरीदाबाद जो है वो पहले स्थान के ऊपर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर किसे लॉन्च किया गया है? सेरा, गाभरू, सुल्तान या फिर धाकड़? खेलो इंडिया यूथ गेम जो है भाई ये तो डिप्लोमा होल्डर की है, कम से कम डी ग्रुप की तो क्या होगी? बिल्कुल डी ग्रुप की तो 30,000 पोस्ट आऊंगी, तो डिप्लोमा की मान गया, डी ग्रुप की तो लिखड़ेंगे ना 30,000।
स्पोर्ट्स चैनल ने ज्यादा फायदा मिला। स्पोर्ट्स चैनल ने तो भाई देखो उनने आपकी तपस्या भी कर रखी है, खेल में तपस्या कर रखी, बिल्कुल सही है। धाकड़, तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कड़ा कड़ा होंगे कुरुक्षेत्र के। शाहबाद जो है शाहबाद के अंदर होंगे, अंबाड़ा के अंदर होंगे, हरियाणा का पंचकुला है पंचकुला के अंदर होंगे, और इसके अलावा कुछ जगह चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर होंगे, दिल्ली में थोड़े बहुत इवेंट होंगे। ठीक है, तो खेलिए इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर जो है धाकड़ के, इस शुभंकर का नाम क्या है, लोगों का नाम क्या है, धाकड़। ठीक है, के लॉन्च किया गया तो आपने याद रखना है धाकड़ को लॉन्च करने का काम किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है इसको लॉन्च करने का काम किया गया। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर के द्वारा इसको लॉन्च करने का काम किया गया है। ठीक है, पुनर्उत्थान वितरण अक्षेत्र योजना किस विभाग से संबंधित है? पुनर्उत्थान वितरण अक्षेत्र योजना, पुनर्उत्थान वितरण उत्थान योजना जो है ये किस विभाग से संबंधित योजना है? महिला विभाग, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग। महिला विभाग हरियाणा के अंदर किसके पास है? कैसे कलायत है, कैसे कमलेश। ठीक है, कमलेश डांडा जो है हरियाणा के कलायत से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका और खट्टर सरकार में एकमात्र महिला मंत्री है। बिजली विभाग किसके पास है? बिजली जेल रणजीत चौटाला, हरियाणा की रानिया विधानसभा सीट जो है निर्दलीय विधायक है, सरकार को समर्थन दे रखा है। शिक्षा विभाग किसके पास है? जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर जो है वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। पुलिस विभाग किसके अंडर में है? तो गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री, आयुष मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वो कौन है? अनिल विज है। तो पुनर्उत्थान वितरण योजना जो है किसकी है? तो याद रखना यह योजना बिजली हरियाणा की योजना है, तो बिजली विभाग की योजना है पुनर्उत्थान ये योजना। ठीक है, आज की क्लास इतनी है भाई, तड़का फिर मिलांगे। तड़का एतवार का दिन सोचो छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, तड़का फिर 8 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाओगी, तो सारे के सारे फिर मिलांगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। सीटी के ऊपर स्पेशल बैच आप ले सको, मैथ का बहुत सारे स्पेशल बैच चल रहे बिल्कुल कम कीमत के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस बैच आप सारे के सारे देख सको जिसने प्रैक्टिस करनी है। और दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच जो है अपने तारीख है 10 जून को मिल जाएगा बेहद कम कीमत के अंदर, हरियाणा प्रदेश में सबसे सस्ती एजुकेशन के लिए। पीडीएफ दे दूंगा भाई जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम के ऊपर। जाते जाते वीडियो ने सारे लाइक कर दियो, जो सा नहीं करेगा कदे नहीं